नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई देरी से की थी, उनको फसल में इस समय कुछ जरूरी कार्यों को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कार्यों को समय पर नहीं करने से फसल से बहुत कम उत्पादन मिलेगा। तो सरसों की फसल में इस समय कौन कौन सी कार्यों को करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर के प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर BL आसीवाल से। जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों, मेरे पीछे ये सरसों का खेत है। सरसों के खेत में अभी जैसे फूल आने की शुरुआत हो रही है, तो ये लगभग 2 महीने की फसल आपके सामने है। तो सरसों जो है ये एक प्रमुख तिलहनी फसल है। तो सरसों का जो अपन देख रहे हैं, तो एक तो इसकी जो मेन समस्या है यहाँ पे निराई गुड़ाई वाली, यानी कि खरपतवार सरसों के खेत में खूब ज़्यादा हो जाते हैं। उनको रोकथाम के लिए अपने श्रमिक लगा के, यानी कि मानव परिश्रम के द्वारा इसको निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और उसके जो सही समय है 35 से 40 दिन की जब अपनी फसल होती है, उस समय एक निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, ताकि अपनी जो पर्याप्त पौधों की संख्या रहे। जब पौधों की पर्याप्त संख्या रहेगी तो हर पौधे को पर्याप्त स्थान मिलेगा और उनको अपना भोजन या अच्छा जो खुराक वगैरह ले सकता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधा पूरा सही कर सकता है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में इस समय पोषक तत्व प्रबंधन की तो शेष बची यूरिया को 34 से 40 दिनों की फसल में प्रयोग करें। सरसों की फसल में इस समय कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, तो इन रोगों की सही पहचान क्या है और रोगों की रोकथाम के लिए किसान कौन सी दवा लें, कितनी मात्रा में घोलकर छिड़काव करें, इसकी जानकारी इस प्रकार से है। दूसरा जो इसका मेन दुश्मन है सरसों का, एक इसमें सफ़ेद रोली जो बीमारी आती है, वो इसका काफ़ी मेन बीमारी है। उसके कारण से क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां आप देखते हो, उस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जैसे छाछ के दाने, उस तरीके से पौधों पे सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे दिखाई लेते हैं। वो धब्बे बड़े होकर के पूरा गोल गोल भूरे रंग के धब्बे बना देते हैं। उन धब्बों के कारण से पौधा अपना पूरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं कर पाता है और पौधा धीरे धीरे पत्तियाँ जो होती है वो सूख करके गिर जाती है। तो उसके बचाव के लिए अपने को कोशिश ये करना चाहिए सभी किसान भाइयों को, एक तो प्रमाणित सरसों का बीज लें, या जब बीज बोने के समय अपने को इसको बीज उपचार अवश्य करें। उसके लिए अपने को थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएंगे तो सफ़ेद रोली से अपने काफ़ी सरसों को इसको बचा सकते हैं। सफ़ेद रोली के अपने जैसे आपको शुरुआती अवस्था में अगर आपके पत्तियों पे सफ़ेद धब्बे या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, उसी समय अपने को रिडोमिल MZ 72 नाम की दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे करें। अगर बीमारी आपको ज़्यादा लग रही है तो अपने को 15 दिन 20 दिन बाद स्प्रे को दोहरा सकते हैं। साथ ही सरसों की जो दूसरी मुख्य बीमारी है वो तुलासिता है, यानी कि इसकी पत्तियों के नीचे सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसी वृद्धि आकृति आपको दिखाई देगी, जो पौधे की बढ़वार को बाधित करती है, यानी कि उसमें भी पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाती और उसके ऊपर पौधों पे भूरे भूरे धब्बे से बन जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए भी अपने को ये कोशिश करें कि जो ताम्रयुक्त कवकनाशी है या मैनकोजेब है उसका एक स्प्रे कर देंगे तो सरसों में उस बीमारियों से अपन बचा सकते हैं। सरसों की फसल को विभिन्न तरह के कीट नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसान इन कीटों की सही पहचान कैसे करें और समय रहते कीटों का नियंत्रण किस तरह से करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। सरसों का जो मेन अपना कीट है वो दुश्मन है, वो है इसका एफिड तेलिया। जैसे जैसे हम मौसम जनवरी के लास्ट के महीने में जब बादल वगैरह होते हैं, उस समय तेलिया और अड़ की समस्या सरसों के खेतों में खूब बहुतायत से देखी जाती है। तो ये जो रस चूसने वाले कीट हैं, जो इनके कोमल अंगों का, जैसे आप ये फूलों के देखते हैं, इनके जो कोमल अंग होते हैं इनके अंदर छुप जाते हैं और इनका रस चूसते रहते हैं। जब फूलों का ही वो रस चूस लेंगे तो उससे फलियाँ नहीं बन पाएगी। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण से इसकी पैदावार में काफ़ी कमी आती है। तो अपने तेलिया और अड़ के बचाव के लिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कोशिश ये करें, या तो पहला इसका अपन करें शुरुआत, अगर आपको कहीं लग रही है तो अपने बुरखाव भी इसका करके, जैसे मिथाइल पैराथियोन डस्ट है 5% या क्विनालफोस 1.5% है, उसका 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करके भी अपने तेलिया अड़ से अपने सरसों की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तरल रूप में भी आजकल डाइमिथोएट है, मिथाइल डेमोटान है, इनका भी अपने स्प्रे करके 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके डाइमिथोएट का इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो सरसों की फसल को अपन अड़ से तेलिया से इनसे सुरक्षित रख पाएंगे और अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंस का पालन करते हैं और इस मौसम में इन पशुओं से स्वच्छ दूध का उत्पादन लेने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो स्वच्छ दूध प्राप्त करने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। प्यारे किसान भाइयों, आज एक महत्वपूर्ण और अति आवश्यक विषय लेकर आप सभी के बीच आ रहा हूं। विषय है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। आमतौर पर आप देखें, जो दूध आपको सफ़ेद दिख रहा है, साफ दिख रहा है, पैकेटों में आप तक आ रहा है, या ग्वाला हमारे या कोई दूध वाले हमको लेकर आ रहे हैं, अमूमन हम उसे स्वच्छ दुग्ध कहते हैं। परंतु प्यारे किसान भाइयों, ये स्वच्छ दूध क्या होता है, इस विषय पर आज आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। स्वच्छ दूध वह दूध है जिसमें कोई भी विषाणु, कोई कीटाणु, कोई बीमारी जनित रोग के वो ना हो, वह सोमेटिक सेल काउंट के रूप में अत्यधिक कम हो, और साथ ही साथ गुणवत्ता के आधार पर वह दूध एक उत्तम प्रकार का दूध हो। ऐसे दूध को हम स्वच्छ दूध कहते हैं। हर पशुपालक की यही चाहत होती है कि दूध का अधिक मूल्य मिले, और ये तभी संभव होगा जब साफ पशु से स्वच्छ दूध का उत्पादन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले पशु और पशुशाला की अच्छी तरह से साफ सफाई करके सही ढंग से साफ बर्तन में दूध निकालना होगा। परंतु कैसे, आइए जानते हैं। तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की यदि हम बात करें तो जो प्रमुख बिंदु हमारे पास में आता है, सामने आता है, वह है आवास व्यवस्था। हमारे पशु, जिस आवास व्यवस्था में आप पशुओं को रख रहे हैं, वह आवास पूर्ण रूप से निरोगी होना चाहिए। उसमें कोई रोग, कोई कीटाणु, कोई विषाणु नहीं होना चाहिए, कोई परजीवी नहीं होना चाहिए। आमतौर पर उसकी स्वच्छता होना चाहिए। और हमारे किसान भाई इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि जहाँ पर हम अपने जानवरों को रख रहे हैं, जो गौशाला है, उसके अन्यत्र स्थान पर जो जहाँ से दूध हम निकालते हैं जानवरों का, वह स्थान अलग होना चाहिए। दुग्ध दोहन के लिए जो शाला है वह उस स्थान से दूर हो, अलग हो, उसका वातावरण साफ स्वच्छ हो, वहाँ पर कोई कीटाणु, विषाणु, परजीवी किसी प्रकार की कोई वो ना हो। और साथ ही साथ जो हमारा दूसरा बिंदु जिस पर हमें प्रकाश डालना है वो है हमारा पशु के अयन को बहुत अच्छे से गीले पानी से साफ कीजिए, गुनगुने पानी से साफ कीजिए। कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन नहीं हो सकता तो उससे आप अयन को साफ कीजिए, कि साफ कपड़े से उसके अयन को और थनों को साफ कीजिए। अब पशु साफ हो गया, वातावरण साफ है, तो अब जो ग्वाला भैया जो दूध निकालने वाले हैं, उनको भी अपनी आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान देना है, जिसे हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। तो वह विशेष रूप से ध्यान दें कि वो किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। आमतौर पर आपने देखा हो कि क्षय रोग, यदि ऐसा हमारे ग्वाला भैया को कभी कंटिन्यूस खांसी आ रही है, लगातार छींकें आ रही हैं, कोई प्रकार की सर्दी, खांसी, जुकाम, या ऐसी कोई बीमारी जिसे हम आजकल जूनोटिक कहते हैं, जो मनुष्यों से जानवर में फैल सकती है, निश्चित रूप से ऐसी बीमारी दूध तक पहुंच सकती है। तो हमारे ग्वाला भाई विशेष रूप से ध्यान दें, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि अयन को, उनको थनों को पकड़ना है, थनों को छूना है, तो उनके नाखून कटे होना चाहिए। साथ ही साथ बालों पर यदि वे कपड़ा बांध लेते हैं तो कोई बाल या कोई ऐसा परजीवी उसमें आकर नहीं गिर सकता है। और साथ ही साथ कोई यदि एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है जिससे आप हाथों को साफ कर सकते हैं तो उचित है, नहीं तो कोई भी साबुन, जो अच्छी साबुन है, उससे बढ़िया हाथ धोकर अच्छे कपड़े से उसको साफ कपड़े से साफ करें। अब एक और विशेष बात कि कुछ ग्वाला भाई हमारे कुछ नशे के आदी होते हैं, कभी कभी तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी और इत्यादि का सेवन करते हैं। ऐसे ग्वाला भाई भी ऐसा सेवन अत्यधिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे दूध में संक्रमण हो सकता है। हमारे ग्वाला भाई इस बात पर भी ध्यान दें कि जो दुग्ध दोहन का जो पात्र है, अमूमन हमने देखा है कि हमारे किसान भाई, हमारे ग्वाला भाई जो है बाल्टियों में इसको दूध को लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कुछ चीज़ इस दूध में मिल सकती है। तो यदि ऐसा आपके पास कोई एक तिकोना जैसा एक जो दुग्ध दोहन के लिए जो पात्र आता है, जो ऊपर से तिकोना होता है, जिसमें ऊपर का जो आकार है वो कम छोटा होता है, तो दूध सीधा उस पात्र में आता है, तो इससे बाहर का इन्फेक्शन उसमें या कोई परजीवी नहीं आ सकता है, कोई बाहर की गंदगी नहीं आ सकती है। यदि ऐसा पात्र आपके पास है तो निश्चित रूप से वह एक उचित पात्र होगा। और नहीं तो आप बाल्टी में भी यदि दोहन कर रहे हैं तो स्वच्छ साफ बाल्टी होना चाहिए। तो हमारे किसान भाई इस रूप से विशेष रूप से ध्यान दें कि जिन दुग्ध दोहन के जो पात्र हैं, स्टेनलेस स्टील के हों तो बहुत अच्छा है, गैल्वेनाइज स्टेनलेस स्टील के हों, और साथ ही साथ इनका धोना डिटर्जेंट से, पूर्ण रूप से इनको साफ करना, इनकी स्वच्छता बनाए रखना, इनमें किसी प्रकार की कोई गंध, कोई बदबू नहीं आना चाहिए। और इनको धोने के पश्चात धूप के मौसम में उल्टा करके, ताकि धूप इनके अंदर तक जा सके, एक प्रकार का स्टेरिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जिससे रोग, विषाणु, कीटाणु आदि मर जाते हैं। तो हमारे किसान भाई दुग्ध दोहन पात्र का भी इतना ही विशेष रूप से ध्यान दें, चूंकि स्वच्छ दुग्ध का उत्पादन हमें करना है। अब चूंकि दुग्ध हमने ले लिया है,
है, स्वच्छ तरीके से दूध को रख लिया है। अभी यह व्यवस्था पूरी नहीं हुई। अब जो दूध आपने जानवरों से लिया है, इस दूध को तुरंत ही किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर इसमें कोई बाहर से कोई विषाणु कीटाणु ना आ जाए, कोई परजीवी ना आ जाए या कोई ऐसे बाहर से गंदगी ना आ जाए। इसको तुरंत ऐसे स्थान पर रखें। तो यदि आपने वातावरण को साफ रखा, जानवर को साफ कर लिया और आपने जो पर्सनल हाइजीन है, जो ग्वाला उनकी स्वयं का जो स्वच्छता है उसको बनाए रखा, तो निश्चित रूप से जो ऐसा दुग्ध आप लेंगे वह एक स्वच्छ दूध होगा। फसलों में मौसम परिवर्तन के चलते कई प्रकार के रोग कीटों का प्रकोप होता है, जिनके नियंत्रण के लिए किसान विभिन्न रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, जो कि काफी महंगे होते हैं और इनका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन यदि किसान भाइयों आप इन्हें स्वयं बनाएं तो इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से बनाए कम खर्च में रोग और कीटनाशक दवा, इस बारे में बता रहे हैं गांव झाराना, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान भंवर सिंह। किसान भाइयों की तमाम फसलों में कीड़ों की समस्या हमेशा से रही है और पुराने जमाने से लेकर आज तक कीटों की रोकथाम के लिए रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल काफी अरसे से लगातार हो रहा है। पहले तो इसके खराब असर को ज्यादा महसूस नहीं किया गया, मगर अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि रासायनिक कीटनाशक इंसानों की सेहत के लिए बेहद घातक होते हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि रासायनिक कीटनाशकों के बगैर काम चलाने का। ऐसे में कुदरती खूबियों से भरपूर नीम का इस्तेमाल काफी कारगर साबित हो रहा है और नीम के कीटनाशक तत्वों की जांच पड़ताल को लेकर भारत समेत कई देशों में खोजबीन की गई है। तमाम प्रयोगों के बाद ये हकीकत सामने आई है कि नीम के पेड़ के फल, बीज, दाल, तना और पत्तियों में असरदार कीटनाशक की खूबियां मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं। इंसेक्ट के लिए आप गौमूत्र है, गौमूत्र में आक, नीम, धतूरा, लहसुन और उसके बाद में आपका ये तीखी मिर्च और ये जो जिन चीज़ों को गाय या बकरी वगैरह नहीं खाती उनको सबको, तंबाकू हुआ, उन सबको उबाल करके और आप उसका छिड़काव करिए फसलों के अंदर। अगर ज़्यादा है अगर किसी चीज़ का कीट का, तो उसका प्रति 15 लीटर के अंदर 40 ग्राम 40 ml आप नीम ऑयल और साथ में ऐड कर लीजिए और उसका छिड़काव कीजिए। तो आपकी फसलों के अंदर रोग प्रतिरोधक की क्षमता जो उत्पन्न हो जाएगी और कीड़े मकोड़े जो अंडे हैं, उनके लार्वा हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगे और बीमारियां नहीं आएगी। और बैक्टीरियल डिजीज के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, लहसुन और अदरक का एंजाइम तैयार कर सकते हैं। उस एंजाइम का आप छिड़काव करोगे, क्योंकि लहसुन और अदरक में सल्फर होती है और सल्फर से आपके फंगल डिजीज और जो बैक्टीरियल डिजीज है वो दोनों खत्म होती है। किसान भाइयों, अभी आपने नीम आधारित पेस्टिसाइड के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं नीम निर्मित पेस्टिसाइड बनाने की विधि और इसके इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में, जो इस प्रकार है। एंजाइम को 10 लीटर पानी में 3 किलो लहसुन को कूट करके डालना है, 1 किलो गुड़ डालना है उसके अंदर और 2 महीने तक छोड़ना है। 2 महीने के बाद में 1 लीटर पानी के 15 लीटर पानी में 1 लीटर मिला करके उसका छिड़काव करना है। वो एंजाइम तैयार हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये छोटी छोटी जो देसी नुस्खे हैं, इनके द्वारा आप खेती करोगे तो आपकी संपूर्ण खेती, और जैसे जमीन के अंदर फंगल डिजीज के लिए आप ट्राइकोडर्मा गोबर के साथ गुणन करके डाल दीजिए। आपके सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट के लिए आपको मेटाराइजियम बवेरिया वेसियाना का आप प्रयोग कीजिए। ये सारी चीजें आप प्रयोग करोगे तो आपको जहर और फंगिसाइड लाने की बाजार से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नीम आधारित पेस्टिसाइड के लाभ, इसे किसान अपने स्तर पर कम खर्चे में आसानी से बना सकते हैं। इससे कीटों का नियंत्रण हो जाता है। इसका पर्यावरण एवं फसल उत्पाद पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अम्बासा, जिला उदयपुर के कृषक सर्वेश कुमार ने। यह प्रतापधन मुर्गियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सर्वेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गी पालन में हमने एक ये प्रतापधन ब्रीड जो उदयपुर से निकली है, एमपीटी से निकली है, उसके डे ओल्ड चिक्स यहाँ पे लाए थे और उसके किसानों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैकयार्ड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फायदेमंद है।
मुर्गी पालन को लाभकारी बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मुर्गी पालन क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक लंबे समय से प्रयासरत थे। इन वैज्ञानिकों ने मुर्गी पालकों से राय ली, उनकी समस्याओं को समझा और एक विस्तृत सर्वे से निष्कर्ष निकाला कि अगर मुर्गी की एक उन्नत संकर नस्ल विकसित की जाए तो मुर्गी पालन के प्रति किसानों की रुचि बढ़ाई जा सकती है। सर्वे में उन्नत नस्ल की मुर्गी विकसित करने के लिए कुछ खास बातें सामने आई, जैसे मुर्गी बहुरंगी होनी चाहिए, उसकी टांगे लंबी और पंख मजबूत होने चाहिए ताकि वो खुद को अपने शत्रुओं से बचा सके, घर के आसपास घूमकर अपना पेट भर सके, जिसमें बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य मुर्गियों से अधिक हो, साथ ही जो भूरे अंडे दे तथा उसमें अंडे सेने की क्षमता हो। बैकयार्ड मुर्गी की उन्नत प्रजाति तैयार करना एक उद्देश्य था। यहाँ केवल देशी मुर्गियों का मुख्य रूप से पालन किया जाता है। अंडों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने ये सर्वे किया कि इस तरह की मुर्गी का विकास किया जाए जो अंडे भी दे और साथ ही मांस भी अधिक दे, जिससे मांस की उपलब्धता बढ़ जाए। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से मुर्गी की 3 नस्लों के क्रॉस से द्विकाजी उन्नत नस्ल विकसित की, जिसका नाम रखा गया प्रताप धन। जो ये बैकयार्ड के लिए पोल्ट्री के लिए ये प्रताप धन है, इसके लिए 3 ब्रीड हैं। 3 ब्रीडों को मिला के इसका ये नई ब्रीड निकाली थी। इसके अंदर ब्रॉयलर जो मीट पर्पज के लिए काम में आता है, देसी, इसके साथ में इसका देसी से क्रॉस कराया गया है। देसी के साथ में एक RIR ब्रीड है, उसका क्रॉस कराया है। तो RIR ब्रीड का इसलिए कराया कि इसका देसी का जो एग प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो इसका एग प्रोडक्शन पर ईयर 160 इसके एग प्रोडक्शन है। बाकी देसी का 50 से लेकर 60 तक एग प्रोडक्शन रहता है। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी ब्रीड है। प्रताप धन की इस मुर्गी की अनेक विशेषताएं भी हैं, जैसे ये मुर्गी ग्रामीण क्षेत्र में घर के आंगन में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बहुरंगी होने के कारण ग्रामीण मुर्गी पालकों को ये बहुत पसंद है। साथ ही लंबी टांगे व पंख मजबूत होने के कारण शत्रुओं से बचाव करने में सहायक है। प्रताप धन मुर्गी के अंडों का रंग देशी अंडों जैसे हल्का भूरा है तथा मुर्गियों में अंडे सेने की क्षमता भी ज्यादा है। प्रताप धन नस्ल की वृद्धि दर भी अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक है। अगर किसान भाई इसको बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में अगर काम में लेते हैं तो इसके लिए मिनिमम दिन में अगर आप ये फील्ड में इजीली ये घूम सकते हैं, फील्ड में भी रह सकते हैं। नाइट के लिए इसको 1 बाय 1 का आपको शेल्टर बनाना पड़ेगा, जिसको आम भाषा में दबड़ा बोलते हैं, इसको रुकने के लिए। तो वो एक अपन इसको बना सकते हैं एक मुर्गी के लिए। अगर अपने पास ज़्यादा मुर्गी हैं तो उसी हिसाब से उस एरिया को अपन बढ़ा सकते हैं। इनका आवास जमीन से थोड़ा ऊपर और छायादार जगह पर होना चाहिए एवं स्वच्छ हवा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होने से मुर्गियों को सीधी धूप से बचाया जा सकता है। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी होनी चाहिए। जो हमने ये डेओल्ड लिए थे, इसकी कॉस्ट आई थी डेओल्ड की 35 रुपये पर बर्ड। 35 रुपये के हिसाब से हमारे को डेओल्ड बर्ड्स वहाँ से परचेज किए थे। जो चिक्स हैं उनका फीड कंजप्शन, जो ये दाना, ये जो इसको दाना देते हैं, वो एवरेज ये 30 ग्राम से लेकर 35 ग्राम तक पर डे इनका कंजप्शन आता है। और इसका फीड कंजप्शन 35 ग्राम पर डे आता है। तो 35 ग्राम पर डे के हिसाब से 300 दिन में अगर इसको अपन लें तो ये 9 किलो के आसपास इसका फीड कंजप्शन आता है। एवरेज फीड कंजप्शन अगर देखा जाए तो इसकी रेट आती है 200 रुपये के आसपास। 200 रुपये अगर फीड खिलाते हैं इसको, इसके बाद में इसका एग जो अंडा आता है, अंडे को अगर अपन मार्केट में बेचते हैं तो देसी का अंडा इनकम आ सकती है इसकी। तो एग की आ गई। और अगर मेल को अगर अपन निकालते हैं तो इसके एग की जो मेल है इसके 2.5 किलो के आसपास इसका जो वेट आ गया। अगर इस वेट को इसको देखा जाए तो ये मार्केट में इसकी कॉस्ट है वो अभी अगर देसी के हिसाब से अपन देखें तो 900 से लेके 1000 रुपये पर बर्ड के हिसाब से ये मार्केट में निकल सकता है। तो अगर एक बर्ड की भी देखें अपन बात करें तो 1000 रुपये का अगर आपका मेल निकलता है तो 1000 रुपये वो आ जाएंगे। प्लस एग प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पर बर्ड से आपका एग के हिसाब से आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। किसानों को सजेशन ये है कि अगर किसान अपनाते हैं, इसको अगर पालते हैं तो ये मोर प्रॉफिटेबल है। अगर ब्रॉयलर को देखा जाए तो ब्रॉयलर को अगर अपन पालते हैं तो ब्रॉयलर की रेट मार्केट में 200 रुपये के आसपास आपका बर्ड बिकता है। और ये ही उसी कॉस्ट के अगर इसकी जो लागत है वही लागत में ये इसका आपकी कॉस्ट है, आपको 1000 रुपये के आसपास इसकी इनकम आपको मिल जाएगी इससे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उचित बढ़वार हेतु मसूर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। पॉली हाउस में गुलाब की खेती करना है फायदे का सौदा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।